दोस्तों नमस्कार। आज की अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों अपनी जो यूनिट चल रही है डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन, उसको मैंने ख़त्म कर दिया था और उस पे बेस्ड जैसे ही मैंने आपको टॉपिक पढ़ाए हैं दोस्तों, तो कुछ न कुछ मैंने न्यूमेरिकल उस पे बेस्ड न्यूमेरिकल मैंने करवाए हैं। फिर भी 2 क्लासें अपन न्यूमेरिकल्स की और करवाते हैं, जिससे जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी फॉर्मूले उतने ही ज़्यादा याद होते जाएंगे, कंसेप्ट अपनी क्लियर होती जाएंगी। और दोस्तों यदि आप लोगों को समझ में आ रहा है तो अपने साथी जितने भी लोग हैं जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हों, सेकंड ग्रेड में फिजिक्स की जो भी पोर्शन है उसकी तैयारी कर रहे हों, 11वीं के जो बच्चे हैं वो हों, नीट के जो बच्चे हैं वो, मैंने नीट का लेवल लिया है और इधर अपना नेट का लेवल है दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों के पास में ये चैनल का आप पहुँचाएँ कि भाई इस चैनल से ज़्यादा आप लोग जुड़ें, यही इच्छा है दोस्तों। देखिए आज अपन डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही सरल है। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन 1 है कि एक वस्तु वृत्त के चतुर्थांश वक्रीय पथ के अनुदिश गति कर रही है, दूरी व विस्थापन के अनुपात हैं। बहुत सरल है, पढ़ने से तो ऐसा लग रहा है कि बहुत आसान है। नंबर ऑप्शन 1 है 11:7, ऑप्शन सेकंड है 7:11, ऑप्शन थर्ड है 11/√2 गुणा 7 और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों 7/11√2। इस हिसाब से ये क्वेश्चन है। एक वस्तु है वो वर्त के चतुर्थांश वक्रीय पथ के अनुदिश गति कर रही है, दूरी व विस्थापन के अनुपात हैं। तो दोस्तों दूरी क्या है? किसी कण द्वारा चली गई संपूर्ण पथ की लंबाई है और विस्थापन है वो सीधी दूरी है 2 बिंदु के बीच की। तो देखिए अपन बात करते हैं दोस्तों वर्त का चतुर्थांश, ये वर्त है और इसके चतुर्थांश की बात करें दोस्तों तो इस वर्त के मैंने 4 हिस्से कर दिए और यहाँ कोई कण है और वर्त का चतुर्थांश ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है और ये फोर्थ चतुर्थांश है। और फोर्थ अपन मान लेते हैं कि इस वर्त की रेडियस है वो r है और कण है वो कहीं भी यहाँ पाया जा सकता है या यहाँ इसमें है, इस चतुर्थांश में है। अपन मान सकते हैं कि कण वही पहले यहाँ था और फिर कण यहाँ इस फोर्थ चतुर्थांश में यहाँ पर है दोस्तों। तो ये डिस्टेंस देखें, ये मूल बिंदु O हो गया, ये R है तो ये भी R के बराबर होगी। तो विस्थापन तो दोस्तों क्या हो गया? सीधी दूरी। विस्थापन तो क्या हो गया? सीधी दूरी। यदि अपन इसको नाम दें AO, इसको नाम दें तो विस्थापन तो क्या हो गया दोस्तों? विस्थापन हो गया AB। विस्थापन बराबर कितना हो गया? AB। और विस्थापन को अपन करें तो देखो एक त्रिभुज बन गया और ये एक लंब है और एक आधार है। तो कर्ण AB बराबर क्या हो गया? AB बराबर दोस्तों r² प्लस r² अंडर द रूट यानी √2r। ये तो हो गया विस्थापन मीटर में। ठीक है दोस्तों। और दूरी की अपन बात करें तो वर्त की पूरी परिधि पर जब कोई कण गति करता है तो उसकी पूरी दूरी कितनी होती है दोस्तों? 2πr। कितनी होती है? 2πr। और ये चौथे क्वाड्रेंट में है तो दूरी बराबर कितनी हो गई? 2πr गुणा 1/4। भाई 1/4 है। इसको अपन सोल्व करें तो ये कितना हो गया? πr/2। अब अपन को क्या पूछा अगले ने? दूरी व विस्थापन का अनुपात पूछा है दोस्तों। ये क्रम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दूरी और विस्थापन का अनुपात पूछा है। तो दूरी कितनी है? πr/2 और विस्थापन कितना है दोस्तों? √2r। इसमें अपन सोल्व करें इसको तो πr/2 × √2 × r से r कट गया। पाई को अपन ने दोस्तों लिखा 22/7 × 2 × √2। इससे ये कट गया तो क्या आ गया? ये आ गया 11 इसको 2 से अपन ने काटा तो 11/7√2 और इसको अपन लिख सकते हैं इंप्लाइज दैट 11:7 गुणा √2।
कितना लिख सकते हैं 11/√2 गुणा 7 या 7 गुणा √2। तो ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने इस सीट में पढ़े हैं दोस्तों कि कौन से क्वाड्रेंट में कभी पहले में दे देता है, कभी तीसरे में दे देता है, और अपन को दूरी और विस्थापन का अनुपात पूछता है, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। समझ में आ गया होगा दूरी और विस्थापन का। विस्थापन और दूरी पूछे दोस्तों, विस्थापन और दूरी पूछे तो जस्ट ये हो जाएगा, यानी केवल यहाँ पर दूरी और विस्थापन के अलावा विस्थापन व दूरी पूछ दे तो ऑप्शन अपना परिवर्तित हो सकता है। ये क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक आदमी, बहुत सिंपल, नेक्स्ट क्वेश्चन तो देखते ही आप कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 2 डायरेक्शन का है। एक आदमी उत्तर दिशा की ओर, एक आदमी उत्तर दिशा की ओर 30 मीटर चलता है। उत्तर दिशा की ओर कितना चलता है 30 मीटर चलता है, और फिर पूर्व दिशा में, फिर पूर्व दिशा में 20 मीटर तथा अंत में दक्षिण पश्चिम दिशा में, दक्षिण पश्चिम दिशा में 30√2 मीटर चलता है। ठीक है, मूल बिंदु से विस्थापन है, मूल बिंदु से विस्थापन है। दोस्तों बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है, मैंने तो डायरेक्ट इसको मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ऐसे क्वेश्चनों को यदि ज्यादा दिमाग लगा दोगे तो भी समस्या है। पश्चिम की ओर 10 मीटर, ऑप्शन सेकंड। पूर्व की ओर 10 मीटर, ऑप्शन थर्ड। उत्तर पश्चिम की ओर 60√2 मीटर, और पूर्व उत्तर की ओर, फोर्थ ऑप्शन है, पूर्व उत्तर की ओर 60√2 मीटर। ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। बहुत सिंपल है कि एक आदमी उत्तर दिशा, अब कई बच्चों के तो ये दिशा में ही प्रॉब्लम हो जाती है, तो दिशा बार बार अपन लिखेंगे तो याद होती जाएंगी। नॉर्थ साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। तो दोस्तों देखो आदमी कहाँ चल रहा है, ये अपन मूल बिंदु मान लेते हैं, 30 मीटर ऊपर की ओर चला, 30 मीटर चला, फिर इधर कितना चला वही 20 मीटर चला। ठीक है, और इसके बाद में यदि इसका अपन क्वाड्रेंट ऐसे लिखें, ऐसे, तो ये क्या हो गया नॉर्थ, ये क्या हो गया साउथ, ये क्या हो गया दोस्तों ईस्ट, और ये क्या हो गया वेस्ट हो गया। तो ये आदमी अब किधर जाने की कोशिश कर रहा है, यहां से कहां जाने की कोशिश, दक्षिण पश्चिम में जाने की दिशा में 30 रूट, यानी ये दक्षिण, ये तो दक्षिण हो गया और ये पश्चिम हो गया, इस दिशा में, यानी ये 20 मीटर चला और ये इस दिशा में जाने की कोशिश कर रहा है, और कितना जा रहा है वही 30√2 जा रहा है। कितना जा रहा है दोस्तों 30√2 जा रहा है। अब यदि इसमें आप थोड़ा सा ज्यादा दिमाग लगा दोगे तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस हैं। कैसे, देखो मेरा ट्रिक ही क्या है कि ये 30 मीटर इधर चला, यदि मान लो ये 30 मीटर इधर चलता, 30 मीटर इधर चलता और फिर ये इधर आता दोस्तों, तो ये दूरी कितनी हो जाती, 30√2 हो जाती, कर्ण हो जाता है ये भाई, ये लंब हो जाता है, ये आधार हो जाता, तो ये कर्ण हो जाता 30√2। अब ये चला तो ये दूरी है 30√2, लेकिन ये यहाँ 10 मीटर पहले से ही क्या हो गया फिक्स हो गया। 10 मीटर पहले से यदि ये फिक्स हो गया तो ये अपन को अब कहाँ नजर आएगा, मूल बिंदु से, मूल बिंदु ये था तो यहाँ आएगा ये, तो क्योंकि भाई पहले ही चला गया ये, तो 10 मीटर तो इधर रहेगी, तो अपन को क्या होगा, सीधी सी बात है, किधर आ रहा है पश्चिम की ओर आ रहा है, पश्चिम की ओर कितने मीटर आ गया, पश्चिम की ओर 10 मीटर, इसका उत्तर हो गया भाई। ये जब 30 मीटर यहां जाके मुड़ता तो 30√2 ये डिस्टेंस होती। अब इसमें अपन कर्ण स्क्वायर आधार स्क्वायर लगाएंगे तो दोस्तों ये इसका 3×3 900 और प्लस 400 1300 का रूट ही आपके पास में नहीं आएगा और आप इस क्वेश्चन को गलत कर दोगे। बाकी अपन को क्या करना है कि ऊपर गया फिर यहाँ आया, अब यदि ये 30 जाता तो यहाँ 30√2 इसका कर्ण हो जाता, लेकिन ये 20 पहले आ गया तो पहले 10 मीटर इधर छूट गई और फिर ये पूरा चल गया तो इधर ये पहले पहुंच जाएगा, तो कितना हो गया 10 मीटर पश्चिम की ओर मिल जाएगा कर्ण। बहुत सिंपल है। और यदि इसमें आप
पाइथागोरस प्रमेय लगा दोगे दोस्तों तो क्वेश्चन गलत होने के चांसेस अपने हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 अपन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। आज की क्लास और कल की क्लास 2 दिन अपनी न्यूमेरिकल की क्लास होगी दोस्तों। देखिए क्वेश्चन है 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? 3 कण P, Q और R 10 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ 10 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ के अनुदिश गति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? वृत्तीय पथ के अनुदिश किसी बिंदु A पर है। अनुदिश किसी बिंदु A पर स्थित है। किसी बिंदु A पर स्थित है। तीनों कण अलग अलग पथ के अनुदिश गति करते हैं। तीनों कण अलग अलग पथ के अनुदिश गति करते हैं और चित्रानुसार B बिंदु पर पहुंचते हैं। कहां पर पहुंचते हैं? B बिंदु पर पहुंचते हैं। तो कण P और Q द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात क्या होगा? तो कण P व Q द्वारा तय की गई दूरी का अनुपात, होगा। ठीक है दोस्तों, डायग्राम क्या है? ये कोई सर्कल है और ये मूल बिंदु O है और यहाँ पे ये कोई कण है जो A बिंदु पर पड़ा है। ये तो ऐसे जा रहा है और ये B पर पहुंचेगा। ठीक है, और R वाला कण है वो ऐसे जा रहा है और P कण है वो ऐसे जा रहा है दोस्तों। कैसे जा रहा है? ऐसे। तो P का अपन को P व Q की दूरी पूछी है। तो Q तो ऐसे है, Q तो ये वाला पथ है, बीच वाला पथ, कि ये यहाँ से गया, यहाँ से गया। ठीक है, तो Q का तो दूरी पूछी अपन को, तो Q तो ये चला और ये चला। तो Q की दूरी तो कितनी होगी दोस्तों? दूरी किसकी? Q की तो क्या होगी? R प्लस R, यानी R प्लस R बराबर कितनी होगी? 2R मीटर। कितनी होगी दोस्तों? 2R मीटर। और P है वो ये वाला क्वाड्रेंट तो तय नहीं करेगा और बाकी यहां से चलकर यहां तक आएगा, यानी वो क्या कर लेगा? 3/4। भाई 3/4 क्वाड्रेंट पूरा कर दे तो दूरी P की कितनी हो जाएगी दोस्तों? 2πr पूरी परिधि और 3/4 का मतलब 3/4। यहां से इसको अपन सोल्व करें तो ये हो गया 3πr/2। ठीक है, तो P और Q की दूरी का अनुपात पूछा इसने, तो अनुपात कितना हो गया दोस्तों? P का तो 3πr/2 और बटे कितना हो गया? 2r। इसको अपन सोल्व करें तो r से r कट जाएगा तो 3π/4। तो अब अपने पास में इसमें ऑप्शन दे रखा था अगले ने, ऑप्शन नंबर 1 3/4, ऑप्शन सेकंड 1/3, ऑप्शन थर्ड 3π/4 और ऑप्शन फोर्थ दोस्तों कितना हो गया? π/3। तो भाई ये 3/4 दूरी चला तो 2πr गुणा 3/4 3πr/2 और यहाँ से इसको अपन सोल्व करेंगे दोस्तों कितना आ गया? 3π/4। ये हो गया इसका अनुपात। ऐसे क्वेश्चन जितने ज़्यादा अपन न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाएंगे उतनी ही अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा और अपन उसको सोल्व कर लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल एजुकेशन में पढ़ा रहे हैं, उनका मानना यह है कि अपन 11वीं 12वीं तो हम लोग पढ़ा ही रहे हैं। तो दोस्तों मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ कि स्कूल में पढ़ाने में और खुद की तैयारी करने में बहुत ज़्यादा अंतर है। इसलिए थोड़ा बहुत समय, भाई आप पढ़ा रहे हो तो थ्योरी तो आपने पढ़ाई दी, क्योंकि न्यूमेरिकली यदि अपन स्कूल में करवाएंगे तो अपना सिलेबस टाइम पे नहीं हो पाएगा। इसलिए आप थ्योरी आपने कर लिया तो आप न्यूमेरिकल लगाइए, और हो सकता है कि वो थ्योरी आपको ऐसा लगे कि भाई मेरी पढ़ी हुई नहीं हो, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाने के लिए लगाते हैं तो कंसेप्ट क्लियर होते हैं दोस्तों।
ठीक है। नेक्स्ट देखिए चौथा क्वेश्चन, बहुत ध्यान से अपन को करने हैं क्वेश्चनों को, और पेशेंस बहुत आवश्यक है, बहुत धीरज के साथ में क्वेश्चनों को अटेम्प्ट करना है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 तो बहुत सिंपल है। यदि किसी कण का विस्थापन शून्य है, यदि किसी कण का विस्थापन शून्य है, यदि किसी कण का विस्थापन शून्य है तो तय की गई दूरी, तो तय की गई दूरी, तो तय की गई दूरी ऑप्शन 1, ऑप्शन 1 है निश्चित रूप से शून्य होनी चाहिए, निश्चित रूप से शून्य होनी चाहिए। ठीक है। ऑप्शन सेकंड है शून्य हो भी सकती है और नहीं भी, शून्य हो भी सकती है और नहीं भी, हो भी सकती है और नहीं भी। नंबर 3 है शून्य नहीं होगी, शून्य नहीं होगी। और ऑप्शन 4 है दोस्तों कण पर निर्भर करेगा, कण पर निर्भर करेगा, कण पर निर्भर करेगा। देखो विस्थापन शून्य है दोस्तों, तो विस्थापन एक सदिश राशि है, विस्थापन का मान शून्य भी हो सकता है, धनात्मक भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो तय दूरी, दूरी कभी भी शून्य, गतिशील कण के लिए दूरी कभी भी शून्य नहीं होगी दोस्तों, तो ये बात गलत है। शून्य हो भी सकती है और नहीं भी। मान लो दो कणों के बीच की दूरी, कण हिला ही नहीं, तो शून्य हो सकती है और नहीं भी, यानी इसमें क्या है, पॉसिबिलिटी हो भी सकती है और नहीं भी, शून्य नहीं होगी। ये बात विस्थापन, यदि किसी कण का विस्थापन शून्य है तो तय की गई शून्य नहीं होगी, जरूरी नहीं है कि शून्य नहीं होगी, हो भी सकती है। और कण पर निर्भर करेगा, भाई कण क्या निर्भर करेगा, तो इसका आंसर क्या है, सेकंड है कि शून्य हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। सबसे अप्रोप्रिएट आंसर इसका सेकंड है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5, ये भी थ्योरेटिकल है, बहुत सिंपल है। यदि तय की गई दूरी शून्य है, यदि जस्ट इसका जस्ट उल्टा है, यदि तय की गई दूरी शून्य है, यदि तय की गई दूरी शून्य है तो विस्थापन, तो दोस्तों इसका ऑप्शन देखने की ही जरूरत नहीं है। यदि तय की गई दूरी शून्य है तो विस्थापन क्या होगा दोस्तों, निश्चित, निश्चित ही शून्य होगा। इसका यही ऑप्शन सही है। इस ऑप्शन इसमें दे रखे हैं, निश्चित रूप से शून्य होना चाहिए, शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, शून्य नहीं होगा और कण पर निर्भर करेगा। तो दोस्तों यदि दूरी शून्य है तो विस्थापन को शून्य होना ही पड़ेगा, ये सार्वभौमिक सत्य है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6, किसी कण की स्थिति परिवर्तित होती है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों, किसी कण की स्थिति, किसी कण की स्थिति परिवर्तित, किसी कण की स्थिति परिवर्तित होती है, कण, यदि किसी कण की स्थिति परिवर्तित होती है, कण द्वारा तय की गई दूरी, कण द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन के बारे में हम क्या कह सकते हैं, दूरी और विस्थापन के बारे में हम क्या कह सकते हैं। स्थिति में परिवर्तन हो रहा है दोस्तों, स्थिति परिवर्तित हो रही है, यानी एक जगह से दूसरी जगह पर स्थिति में परिवर्तन हो रहा है। तो इसमें क्या है, ऑप्शन पहला है दोनों शून्य नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते, कि विस्थापन और दूरी दोनों शून्य नहीं हो सकते। दूसरा है दो में से एक शून्य हो सकता है, दो में से एक शून्य हो सकता है। ठीक है, इसमें भी दोस्तों कंफ्यूज होंगे आप, दोनों शून्य होने चाहिए। थर्ड, दोनों शून्य होने चाहिए। और ऑप्शन सी है यदि एक धनात्मक है तो दूसरा ऋणात्मक होगा या इसका व्युत्क्रम होगा।
यानी ऑप्शन फोर्थ में लिख देता हूं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव और वाइसा वर्सा। ठीक है दोस्तों, अब देखिए इसमें आप यदि गलती करो तो आप ये कहोगे कि किसी कण की स्थिति परिवर्तित होती है, स्थिति परिवर्तित हो रही है, जैसे कण ए बिंदु पे था यहां से और कण यहां पे चला गया, बी बिंदु पे चला गया। दूरी है, विस्थापन और दूरी के बारे में अपन क्या है, तो सबसे पहला दोनों शून्य नहीं हो सकते। ठीक है, दोनों शून्य होने चाहिए, दोनों शून्य होने चाहिए, ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता। भाई स्थिति जब परिवर्तित हो गई दोस्तों तो एक जगह से दूसरी जगह पर चला गया कण, तो ये तो बात है। दो में से एक शून्य, अब जैसे एक शून्य आप कह दो कि विस्थापन तो शून्य हो सकता है। विस्थापन दोस्तों जब शून्य हो सकता है जब कण की स्थिति के बारे में अपन को कोई बात नहीं दे पाता। यहां बोल रहा है कण की स्थिति परिवर्तित हो रही है, इसका मतलब कण जहां से स्टार्ट हुआ है वहां पर वापस नहीं आया है दोस्तों। जैसे मैं यहां से चला तो यहां से चल के मैं निकल गया, मैंने दूसरी पोजीशन ले ली, मैं वापस इस बिंदु पर नहीं आया हूं, इसका मतलब मेरा कुछ न कुछ विस्थापन है, क्योंकि कण की स्थिति परिवर्तित हो रही है दोस्तों। यहां पर कण की स्थिति परिवर्तित हो रही है, तो इसमें ऑप्शन पहला अप्रोप्रिएट आंसर है कि दोनों शून्य नहीं हो सकते। यदि ये बात नहीं देता, स्थिति परिवर्तित वाली बात नहीं देता, तो ऑप्शन सेकंड इसमें शून्य हो सकता था कि विस्थापन शून्य भी हो सकता है, लेकिन किसी गतिशील कण के लिए दूरी कभी भी शून्य नहीं हो सकती। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, एक धावक, क्वेश्चन नंबर 7, एक धावक एक आर त्रिज्या, यह आपकी एनसीईआरटी बुक का एग्जाम्पल भी है। एक धावक आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ, आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ का एक चक्कर 20 सेकंड में पूरा करता है। 20 सेकंड में पूरा करता है। 2 मिनट 20 सेकंड पश्चात 2 मिनट 20 सेकंड के पश्चात 20 सेकंड के पश्चात उसका विस्थापन होगा, उसका विस्थापन होगा। ऑप्शन 1 है 0, ऑप्शन 1 है 0, ऑप्शन सेकंड है 2r, ऑप्शन थर्ड है 2πr और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों 7πr। कितना है? 7πr। तो देखिए सबसे पहले एक आर त्रिज्या के वृत्तीय पथ में, ये लो आर त्रिज्या का वृत्तीय पथ, ठीक है भाई, एक चक्कर ये पूरा लगाता है तो इसको कितना टाइम लगता है? 20 सेकंड लगते हैं। ठीक है, अब देखो पूरा टाइम देखो 2 मिनट, कुल टाइम कितना है दोस्तों? 2 मिनट 20 सेकंड। तो इसको पूरे को सेकंड में कन्वर्ट करें तो 2 × 60 प्लस 20 सेकंड, यानी 1 मिनट में दोस्तों कितनी 60 सेकंड होती है। 2 मिनट दे रखिए 2 × 60 तो कितना होगा? 120 प्लस 20, यानी टोटल कितनी होगी? 140 सेकंड। ठीक है दोस्तों, अब एक चक्कर में 20 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो भाई 140 में कितने लगाएगा? तो कुल चक्करों की संख्या, कुल चक्करों की संख्या बराबर देखो 140/20, इसको काटेंगे तो 7 पूरे चक्कर दोस्तों कितने हो गए? 7 चक्कर हो गए। मान लो इन चक्कर में 6 चक्कर होते और कुछ मिनट ऊपर आती तो अपन देखते, लेकिन 7 पूरे चक्कर हो गए, तो यहां से वो 7 बार एक चक्कर, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, यानी कण यहां से स्टार्ट हुआ था और यहीं पे आ जाएगा दोस्तों, तो विस्थापन कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यदि यहां पर इस क्वेश्चन को क्या करें? 2 मिनट 30 सेकंड कर दें दोस्तों, कितने? 2 मिनट 40 सेकंड कर दें। जैसे ये 2 मिनट 40 सेकंड का क्वेश्चन आया है, तो 2 मिनट जैसे ही 40 सेकंड की अपन बात करेंगे दोस्तों, 2 मिनट 40 सेकंड, तो देखो 20 सेकंड तक तो पूरा चक्कर लगा है। 2 मिनट 20 सेकंड तो यह है, और 2 मिनट 40 सेकंड अपन करेंगे दोस्तों, तो 40 सेकंड इसमें कितना हो जाएगा? 140 तो हो गया, और 20 इसमें और जुड़ जाएगा। कितना जुड़ जाएगा? 20 इसमें और जुड़ जाएगा, या 10 जुड़ेगा तो पार्टिकल यहां आएगा। भाई 20 सेकंड में पूरा चक्कर करता है तो 10 में आधा करेगा, तब अपन देखेंगे तो इसका विस्थापन कितना हो जाएगा? 2r हो जाएगा। इस बात को अपन को ध्यान में रखना है। यहां से एक सीधा ट्रिक भी बन सकती है, यदि अपन पूरे चक्कर, यदि पूरे चक्कर आते हैं तो विस्थापन 0 है, और यदि पूरे भाग नहीं, ये भाग यदि पूरा चला गया तो विस्थापन 0 आएगा, और यदि भाग ये पूरा नहीं गया तो विस्थापन अपन को दोस्तों निकालना पड़ेगा। ये इस हिसाब से 7 क्वेश्चन दोस्तों हो गए हैं। 8वां क्वेश्चन देखिए,
एक व्यक्ति कुछ समय टी के लिए क्वेश्चन नंबर 8, एक व्यक्ति कुछ समय टी के लिए पूर्व दिशा में v वेग से चलता है, और इसके पश्चात वह समान समय t के लिए उत्तर की ओर वेग v से चलता है, t के लिए उत्तर की ओर वेग v से चलता है, व्यक्ति का औसत वेग है, व्यक्ति का औसत वेग है। कई बच्चे यहाँ बस सोचते नहीं हैं और सीधा आंसर करवा देते हैं। ऑप्शन 1 है 2v, ऑप्शन सेकंड है दोस्तों √2v, ऑप्शन थर्ड है v, और ऑप्शन फोर्थ है v/√2। चाहे अपना क्वेश्चन किया हुआ हो, अपन को एग्जैक्ट याद हो दोस्तों, फिर भी अपन को एग्जाम में क्वेश्चन पूर्व ज्ञान के आधार पर बहुत ही कॉन्फिडेंस हो तो ही करना है, बाकी मैकेनिक्स पे इतना विश्वास नहीं करना है। मैं आपको पहले बात बता देता हूँ। मान लो मैकेनिक्स में आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा हुआ और आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरा पढ़ा हुआ, इसका आंसर बच्चे डायरेक्ट टिक लगाते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत भी लैंग्वेज चेंज है दोस्तों तो अपन को मैकेनिक्स में ये रिस्क नहीं उठानी है, मेरे को ऐसा लगता है, मैंने आपको बता दिया। देखिए दोस्तों क्या है इसमें, बात यह है कि कितनी हुई कि उत्तर वही नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। किधर चला? v वेग से चलता है, पूर्व दिशा में चलता है दोस्तों। किधर चलता है भाई? पूर्व दिशा में चलता है, तो पूर्व दिशा में चला गया ऐसे। कितने वेग से? v, पूर्व दिशा में तो i कैप, ठीक है। और फिर किधर जा रहा है? उत्तर दिशा में जा रहा है, तो v j कैप। कितना हो गया दोस्तों? v j कैप। तो v लिखना चाहूं तो v इक्वल्स टू v i कैप प्लस v j कैप, ऐसे लिख दिया, ठीक है। और समय t, एक व्यक्ति कुछ समय t के लिए पूर्व दिशा में और v वेग से चलता है और उसके बाद में इस वेग से चल गया, तो समय कितना हो गया दोस्तों? 2t। कुल समय बराबर t प्लस t बराबर 2t। अब अपन जानते हैं वेग की परिभाषा से, क्या जानते हैं कि औसत वेग बराबर क्या होता है दोस्तों? औसत वेग बराबर कुल वेग, ठीक है। तो कुल वेग, इसका परिमाण अपन निकाल लें तो v² प्लस v², तो कितना हो जाएगा? √2v, ठीक है। औसत वेग बराबर कुल दूरी या कुल विस्थापन बटे कुल समय, ये होती है परिभाषा, ठीक है। अब कुल विस्थापन यहां से निकालें दोस्तों, तो अपन को t समय दे दिया, समय तो क्या दे दिया दोस्तों अपन को? t समय दे दिया अगले ने। तो यहां से चाल बराबर अपन निकालें तो चाल v बराबर क्या हो गया? v² प्लस v², तो बराबर कितना हो गया भाई? v² √2v। और दूरी बराबर कितना हो गया? t समय में √, ये वेग चाल हो गया और ये समय, तो क्या हो गया? √2v और इंटू t बटे कुल समय t प्लस t बराबर कितना हो गया? √2v बटा 2 इंटू t, t से t कट गया, तो ये कितना आ गया? v/√2। कितना आ गया दोस्तों? v/√2। कितना आ गया? v/√2। इसका आंसर कितना हो गया? फोर्थ इसका आंसर हो गया दोस्तों। ऐसे अपन को ये क्वेश्चन करना है। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अपन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औसत वेग का परिमाण औसत चाल के समान होता है जब कण गति करता है, एक ही दिशा में गति करता है तभी हो सकता है।
भाई चाल और वेग कब बराबर होते हैं? जब दोनों का परिमाण बराबर हो और दोनों की दिशा बराबर हो। और ये कब होंगी दोस्तों? जब दोनों एक ही दिशा में गति करेंगे तब ये संभव हो सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि जब दोनों एक ही दिशा में गति करते हो। क्या होगा? जब दोनों एक ही दिशा में गति करते हो। क्वेश्चन है कि औसत वेग का परिमाण औसत चाल के समान होता है जब कण गति करता है। पहला ऑप्शन है एक वक्रीय पथ पर एक ही दिशा में नियत त्वरण के साथ और नियत मंदन के साथ। तो दोस्तों क्या होगा? जब एक ही दिशा में गति करेंगे तब औसत चाल है वो औसत वेग के बराबर हो सकती है। तो ये क्वेश्चन मैं नहीं लिख रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, 8-1-9 क्वेश्चन नंबर 10। 9वां क्वेश्चन मैंने आपको डायरेक्ट बता दिया कि औसत चाल और औसत वेग कब बराबर हो सकते हैं? जब दोनों एक ही दिशा में हो। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक वस्तु 1/3 दूरी। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। इस पे अपन कई क्वेश्चन कर सकते हैं। एक वस्तु 1/3 दूरी v1 वेग से 1/3 दूरी v1 वेग के साथ ठीक है, दूसरी 1/3 दूरी v2 वेग के साथ v2 वेग से और अंतिम 1/3 दूरी अंतिम 1/3 दूरी v3 वेग से तय करती हैं। ठीक है, औसत वेग है। औसत वेग नंबर ऑप्शन फर्स्ट है v1 + v2 + v3/3। ऑप्शन सेकंड है 3v1 v2 v3 बटे v1 v2 + v2 v3 + v3 v1। ठीक है। ऑप्शन थर्ड जस्ट ये ऊपर आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा, v1 v2 + v2 v3 + v3 v1/3। और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों v1 v2 v3/3। अब अपन को सॉल्यूशन है, औसत वेग निकालना है अपन को। तो औसत वेग बराबर अपन तो जानते हैं कुल विस्थापन या कुल दूरी बटे कुल समय। कुल दूरी बटे कुल समय। अब इसमें दूरी और समय का तो अपने पास में लोचा है, तो बोल 1/3 दूरी यानी d/3 फिर d/3 फिर d/3। तो टोटल अपन जोड़ें तो कुल दूरी दोस्तों कितनी होगी? d। अब समय क्या है? पहली दूरी को तय करने में t1 समय, दूसरी को t2 समय और तीसरी को कितना? t3 लगा। तो d बराबर, अब समय को अपन को दे नहीं रखा लेकिन अपन को दूरी दे रखी है और चाल दे रखी है। तो समय बराबर दूरी बटा चाल। समय बराबर क्या हो गया दोस्तों? दूरी बटा चाल। तो d/3/v1 + d/3/v2 और प्लस d/3/v3। दूरी बट्टा चाल t1 t2 t3। अरे भाई 1/3 दूरी v1 चाल से, तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल। फिर दूसरी 1/3 चाल v2 से, तो d3/v2 d3/v3। तो दोस्तों देखिए d बड़ा रहने दो, ऊपर से इसका d/3 कॉमन ले लो और लघुत्तम ले लिया v1 v2 v3। ठीक है दोस्तों। अब यहाँ v1 है तो यहाँ क्या आ जाएगा? v2 v3 प्लस v1 v3 और प्लस v2 v1। ठीक है दोस्तों, d से d कट गया, नीचे वाली टर्म ऊपर चली जाएगी। तो औसत वेग बराबर कितना हो जाएगा? औसत वेग बराबर ऊपर चला गया 3v1 v2 v3 और ये चक्रीय क्रम में अपन लिख देंगे v1 v2 प्लस v2 v3 और प्लस v3 v1। क्या आ जाएगा? औसत वेग इस हिसाब से आ जाएगा। तो ये ऑप्शन सेकंड हो गया। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं, आधी दूरी इतने वेग से, उससे आधी दूरी इतने वेग से, तो बताओ औसत वेग क्या है? तो अपन निकाल सकते हैं आराम से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से आप कई न्यूमेरिकल आपके सही हो सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन क्या है? एक कार सीधी सड़क पर, क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 11।
एक कार सीधी सड़क पर, एक कार सीधी सड़क पर डी दूरी 2 घंटे में, डी दूरी कितने घंटे में, 2 घंटे में, डी दूरी 2 घंटे में, बहुत सरल है, में तय करती है, में तय करती है। ठीक है दोस्तों, और अगले 3 घंटे में, और अगले 3 घंटे में, और अगले 3 घंटे में पुनः प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचती है, और अगले 3 घंटे में पुनः प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचती है, पुनः प्रारंभिक बिंदु पर पहुंचती है। इसकी औसत चाल है, इसकी औसत चाल है। तो दोस्तों औसत चाल का फॉर्मूला अपन लगा दें, क्या है भाई, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। तो औसत चाल बहुत सिंपल है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो देखो कुल दूरी अपन मान लेते हैं d दूरी है, तो d प्लस डी, भाई चली गई आई भी है, तो जितनी चली गई उतनी आई है। और घंटे कितने लगे, 2 और 3, 5 घंटे लग गए। ठीक है, तो उत्तर क्या हो गया, 2d बटा 5। इसमें ऑप्शन है दोस्तों d बटा 5, 2d बटा 5, d बटा 2 प्लस d बटा 3, और इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 1 क्या है, d बटे 5, ऑप्शन सेकंड है 2d बटे 5, ऑप्शन थर्ड है d बटे 2 प्लस d बटे 3, और उपरोक्त है नन ऑफ दीज, यानी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा दोस्तों, 2d बटा 5, ये अपना क्वेश्चन सही हो गया। देखिए दोस्तों अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। बहुत जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा निखार आएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 2 स्टेशनों के बीच की आधी दूरी, क्वेश्चन नंबर 12। एक रेलगाड़ी 2 स्टेशनों के बीच की आधी दूरी, एक रेलगाड़ी 2 स्टेशनों के बीच की आधी दूरी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा अगली आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। इसकी औसत चाल होगी, तो दोस्तों अपन को औसत चाल पूछिए, तो औसत चाल का मतलब क्या हो गया भाई, वही कुल दूरी बटा कुल समय। तो सॉल्यूशन देखो, आधी दूरी यानी d बटे 2, दूसरी आधी दूरी यानी कुल दूरी तो कितनी हो गई भाई, d बटे 2 प्लस d बटे 2, और चाल अपन को दे रखी है और दूरी अपन को दे रखी है, तो समय क्या हो गया दोस्तों, t1 प्लस t2। तो यहाँ से d बटा भाई d बाई हाफ, d बाई 2 प्लस d बाई 2 ये हो गया, और यहाँ से ये अपन करेंगे तो आधी दूरी यानी d बाई 2 कितने में 40, दूसरी आधी दूरी कितने में भाई 60। इसको सॉल्व करेंगे तो d और d बटे 2 ले लिया, 40 गुणा 60 एलसीएम ले लिया, और यहाँ आ गया 60 प्लस 40। ठीक है दोस्तों, d से d कट गया, बाकी कितना ऊपर चला गया 2400, 6 चौक 2400 गुणा 2 ऊपर चला गया, और 100 का भाग लग गया, 2 0 से 2 कट गए, और 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आ गया, 48 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। कुल दूरी बटा समय, समय बराबर क्या होता है दोस्तों, समय दे नहीं रखा, तो समय बराबर दूरी बटा चाल। पहली आधी दूरी यानी d बाई 2 बटे 40, दूसरी आधी दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा, d बाई 2 बटे 60। नीचे से इसका एलसीएम ले लिया, d बाई 2 कॉमन ले लिया, d से d कट गया, तो नीचे वाली 40 60 कितने हो गए दोस्तों, 40 गुणा 60 गुणा 40 2400, 24 दूनी 4800, ये ऊपर चले गए, 100 का भाग लग गया, 2 0 24 दूनी 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दोस्तों
ये हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट। देखिए एक क्वेश्चन तो क्या है, यदि x क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। स्थिर अवस्था से गति प्रारंभ करने वाले, स्थिर अवस्था से गति प्रारंभ करने वाले, स्थिर अवस्था से गति प्रारंभ करने वाले इलेक्ट्रॉन के वेग समय संबंध को u बराबर kT के द्वारा व्यक्त किया जाता है, जहां k बराबर 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। 3 सेकंड में तय की गई दूरी होगी, 3 सेकंड में तय की गई दूरी होगी। दोस्तों इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये इसलिए बन जाता है कि वेग और समय में यदि ग्राफ अपन प्लॉट करें दोस्तों, u और t में ग्राफ करें तो u बराबर kt, यानी ग्राफ कैसा है दोस्तों, लीनियर। ग्राफ कैसा है, लीनियर है। और अपन ने कल ही नेक्स्ट पीछे क्लास में पढ़ा था कि एरिया अंडर द वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, कि वेग समय ग्राफ के वक्र का क्षेत्रफल किसको बताता है दोस्तों, दूरी को बताएगा। भाई ये वेग और उस विस्थापन को बताएगा या दूरी को। तो इसका यदि अपन विस्थापन लिखें तो विस्थापन बराबर क्या हो गया दोस्तों, एरिया अंडर द कर्व। क्या हो गया, एरिया अंडर द कर्व। तो दूरी बराबर, इसका एरिया अंडर निकालें तो दूरी बराबर, यानी v बराबर क्या होता है दोस्तों, dx अपॉन dt। तो dx बराबर क्या हो गया, v इंटू डी टी। तो dx बराबर v की वैल्यू रख रखिए kt इंटू डी टी, यानी x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अगला बोल रहा है स्थिर अवस्था से, स्थिर अवस्था का मतलब t की वैल्यू 0 है और 3 सेकंड में पूछी अगले ने, तो 3 की वैल्यू ये है kt इंटू क्या हो गई dt। दूरी क्या हो जाएगी, x 0 से 3 kt इंटू डी टी। अब यदि ऐसा क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों का किया हुआ नहीं है तो आप इसमें लगाओगे तुक्के। क्यों, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व, अपन को एरिया निकालना है, लेकिन एरिया के लिए सीमा तो अपन को दे नहीं रखी। तो अपन को दिमाग ये लगाना है कि v बराबर क्या होता है, वेग इक्वल्स टू विस्थापन में परिवर्तन की दर, वज्र गुणा किया। अब dx से x निकालना है तो अपन क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। इसका समाकलन कर दो, देखिए तो x बराबर क्या कर दिया समाकलन, kt स्क्वायर अपॉन 2 और लिमिट लगा दी 0 से 3, k अपॉन 2 अपर लिमिट यानी 9 माइनस लोअर लिमिट। ठीक है, k की वैल्यू कितनी दे रखी है दोस्तों, 2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो उत्तर कितना आ गया, 9 मीटर। बहुत इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन लगाना है दोस्तों। इसके बाद में देखिए क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वेग। अब इसके नेक्स्ट वाला क्वेश्चन में भी आपको दिमाग लगाना ही नहीं है, नए के बराबर दिमाग यूज करना है, बस सीधी सीधी कंसेप्ट लगानी है। दोस्तों देखो कैसे, बस ग्राफों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन है, किसी वस्तु का वेग समीकरण, क्वेश्चन नंबर 14, किसी वस्तु का वेग समीकरण, किसी वस्तु का वेग समीकरण क्या है दोस्तों, v बराबर 20 प्लस 0.1 टी स्क्वायर के अनुसार समय पर निर्भर करता है, के अनुसार समय पर निर्भर करता है। वस्तु हो रही है, वस्तु हो रही है, ऑप्शन 1 क्या हो रही है, एक समान त्वरित
ऑप्शन सेकंड, एक समान मंदित, एक समान मंदित, ठीक है, असमान रूप से त्वरित, असमान, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, असमान रूप से त्वरित, और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों शून्य त्वरित, शून्य त्वरित की मतलब त्वरित हो ही नहीं रही है, ये क्वेश्चन है दोस्तों। इस ध्यान से देखें इस इक्वेशन को, तो यहाँ से आप देख रहे हो तो v प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर और v प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, तो v में और t में दोस्तों ग्राफ देखें तो ग्राफ कैसा है, परवलय आकार का, कैसे आकार का, परवलय आकार का। और परवलय आकार का जब ग्राफ बन गया दोस्तों तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ती हुई, यानी वेग है असमान, थीटा की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ती हुई। और वेग और समय ग्राफ का ढाल कौन बताता है, त्वरण को बताता है। तो थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो दोस्तों त्वरण का मान भी बढ़ रहा है, यानी इसका आंसर क्या हो गया, असमान रूप से त्वरित। क्या हो गया दोस्तों, असमान रूप से त्वरित। और यही क्वेश्चन क्या हो जाता दोस्तों, v इक्वल्स टू 20 प्लस 0.1t, तो यहाँ क्या हो जाता, v समानुपाती क्या हो जाता, t हो जाता। t का मतलब क्या है, ऐसे ऐसे हो जाता, तो थीटा हर बिंदु पर थीटा का मान क्या रहता, समान रहता। तो v यदि अच्छा हो जाता तो ये क्या हो जाती, एक समान रूप से त्वरित। क्वेश्चन, इस क्वेश्चन के दो ऑप्शन आंसर हो सकते हैं। यदि यहाँ v की वैल्यू 20 प्लस 0.1t होता तो ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन। ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन होता तो हर बिंदु पर थीटा की यानी ढाल का मान क्या होता दोस्तों, समान होता। ढाल का मान समान होता तो थीटा का मान समान होता, और अपन कहते हैं कि वस्तु या कण जो है एक समान त्वरण से, इसका ऑप्शन 1 ये आंसर हो जाता। और अब टी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है तो आंसर कितना, परवलय आकार, और परवलय आकार है तो वस्तु थीटा बढ़ रहा है, यानी वस्तु क्या है, असमान रूप से क्या होगी दोस्तों, त्वरित होगी। कण क्या हो गया, असमान रूप से त्वरित हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये 13वां क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है एक कण का विस्थापन 15, एक कण का विस्थापन, एक कण का विस्थापन, एक कण का विस्थापन y बराबर a प्लस बी टी प्लस a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी फोर द्वारा व्यक्त किया जाता है, द्वारा व्यक्त किया जाता है। प्रारंभिक वेग तथा त्वरण क्रमशः है, प्रारंभिक वेग व त्वरण क्रमशः है। ऑप्शन 1 है, ऑप्शन है 4 इसमें, b माइनस का 4d, सेकंड है माइनस का b 2c, ऑप्शन थर्ड है b 2c, और ऑप्शन है फोर्थ है 2c माइनस का 4d। दोस्तों वही स्थापन दे रखा है, तो देखो y बराबर a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर माइनस डी टी फोर। वेग पूछा तो अवकलन कर दें, तो b प्लस 2ct और माइनस डी टी की पावर 4। प्रारंभिक वेग पूछा है दोस्तों, तो प्रारंभिक का मतलब है t बराबर 0 एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग, तो t बराबर इसमें 0 रखेंगे पूरे में, तो ये टर्म 0 हो जाएगी और ये टर्म 0 हो जाएगी, यानी वेग कितना आ गया दोस्तों, b। ठीक है, इसका एक बार और अवकलन करें तो b का तो नियत है 0 प्लस इसका कितना हो जाएगा 2c, t का 1 हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा 3 माइनस 4, और d t की घात कितना हो जाएगा 3। इसमें अब t बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे भी ये प्रारंभिक है तो इसमें t बराबर 0 रखेंगे तो ये वाली टर्म 0, तो त्वरण कितना आ जाएगा दोस्तों, a बराबर कितना आ जाएगा 2c। तो ऑप्शन कौन सा हो गया, b और 2c, यानी ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट हो गया, b और 2c। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए। एक क्वेश्चन अपन को दे रखा है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको करने हैं, कोई नहीं आए तो आपको कमेंट्स बॉक्स में लिखना है और पूछना है कि सर ये हमें समझ में नहीं आ रहा। देखिए संबंध, क्वेश्चन नंबर 16, संबंध दे रखा है अपन को, संबंध t बराबर √x प्लस 3 एक गतिशील कण की स्थिति को व्यक्त करता है, एक गतिशील
एक गतिशील कण की स्थिति को व्यक्त एक गतिशील कण की स्थिति को व्यक्त करता है जहां x मीटर में और t सेकंड में, जहां x मीटर में व t सेकंड में, जहां x मीटर में व t सेकंड में। वह स्थिति क्या होगी जब वेग शून्य हो? वह स्थिति क्या होगी जब वेग शून्य हो? वह स्थिति क्या होगी जब वेग शून्य हो? दोस्तों वेग के बारे में अपन को इसने पूछा है, तो अपनी क्या है, t बराबर दे रखा है √x + 3, पक्षांतरण करके t-3 बराबर √x, दोनों तरफ वर्क कर दें दोस्तों, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया, t² - 6t और प्लस कितना हो गया दोस्तों 9। अब क्या पूछा है, जहां x मीटर में और t सेकंड में, वह स्थिति पूछिए, वह स्थिति क्या होगी जब वेग शून्य हो। तो वेग निकालने दोस्तों, तो एक बार अवकलन कर दें, तो v बराबर कितना हो गया 2t - 6, 9 का 0 हो गया, तो यहां से वेग शून्य होगा, तो यहां से t बराबर दोस्तों कितना आ गया, 3 आ गया, 2t बराबर 6, तो t बराबर 6/2 बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। तो यहाँ से स्थिति पूछी है, तो x में t की वैल्यू कितनी है, तो 3 का स्क्वायर -6 × 3 और प्लस 9, तो 3 × 9 - 18 प्लस का 9, 18 - 18 यानी 18 - 18 बराबर कितना हो जाएगा 0। तो इसमें ऑप्शन क्या था दोस्तों, ऑप्शन 1 2 मीटर, ऑप्शन सेकंड 4 मीटर, ऑप्शन थर्ड 5 मीटर और ऑप्शन फोर्थ है 0। तो इसका ऑप्शन कौन सा शून्य हो गया, ऑप्शन फोर्थ इसका शून्य हो गया, स्थिति क्या आ गई, शून्य आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यदि किसी कण की स्थिति, क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी कण की स्थिति, क्वेश्चन नंबर 17, यदि किसी कण की स्थिति, यदि किसी कण की स्थिति x समानुपाती t² हो, x समानुपाती t² हो तो वेग नियत है, वेग नियत है, ऑप्शन सेकंड त्वरण नियत है, त्वरण नियत है, ऑप्शन थर्ड हो गया दोस्तों, वेग नियत है, त्वरण नियत है, त्वरण परिवर्तनशील है, त्वरण परिवर्तनशील है, और ऑप्शन फोर्थ है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। देखो दोस्तों, पोजीशन है x समानुपाती t², तो v समानुपाती कितना हो जाएगा 2t और a समानुपाती क्या हो जाएगा 2, यानी वेग त्वरण नियत है, वेग नियत नहीं है, परिवर्तनशील भी नहीं है, त्वरण नियत है, कितना है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। इसका आंसर ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए दोस्तों, एक वस्तु, बहुत सरल है, एक वस्तु समीकरण, क्वेश्चन नंबर 18, एक वस्तु समीकरण x बराबर AT + BT² - CT³ AT + BT² - CT³ के अनुसार गति कर रही है, के अनुसार गति कर रही है, तो इसकी ताक्षणिक चाल होगी, तो इसकी ताक्षणिक चाल होगी। दोस्तों बहुत सिंपल है, एक बार अवकलन कर दो, तो v इक्वल्स टू कितना हो गया a + BT - 3CT²। ऐसे क्वेश्चन भी बहुत आसान है, लेकिन अपन अवकलन करने में प्लस माइनस करने में गलती कर देते हैं, तो अपन को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। दोस्तों जब भी अपन पेपर को अटेम्प्ट करें, घबराहट तो होती ही है, लेकिन अपन को पेशेंस रखना है, और पेशेंस रखने के साथ में अपन को क्वेश्चन लगाने हैं। क्वेश्चन बहुत आसान होते हुए भी अपन गलत करके आ जाते हैं। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना है,
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने की आदत बना लीजिए दोस्तों, उसके बाद में सिलेक्शन पक्का है। मेहनत कीजिए और क्वेश्चन को अच्छे से लगाइए। क्वेश्चन पेपर देख के भी अपन को बहुत ज़्यादा खुश नहीं होना है। कई बच्चे क्या है, बहुत खुश हो जाते हैं और फिर बाहर आके मिलाते हैं तो ये भी गलत, वो भी गलत, ये भी गलत, वो भी गलत, और फिर बहुत सारे बहाने देखते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि पेपर को, क्वेश्चन जब भी आप, अब भी यदि आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन को करते हो दोस्तों, तो एक बार पढ़िए, एक बार समझ में नहीं आया तो 2 बार पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन को पूरा अपन को ध्यान से पढ़ना है। कई बार तो क्या होते हैं, बच्चे ऑप्शन ही गलत गोला लगा देते हैं, गलत गोला कर देते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हुए भी नुकसान चले जाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, यदि एक वस्तु स्थिरावस्था से, यदि एक वस्तु स्थिरावस्था से, यदि एक वस्तु स्थिरावस्था से गति प्रारंभ, स्थिरावस्था से गति प्रारंभ करती है, गति प्रारंभ करती है, गति प्रारंभ करती है, तो नियत त्वरण के साथ, तो नियत त्वरण के साथ, तो नियत त्वरण के साथ इसको निश्चित दूरी तय करने में लगा समय, तो नियत त्वरण के साथ इसको निश्चित दूरी तय करने में लगा समय। अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन 1 क्या है, विस्थापन के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती, विस्थापन के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन 2 विस्थापन के व्युत्क्रमानुपाती, विस्थापन के व्युत्क्रमानुपाती। ऑप्शन 3 है विस्थापन के अनुक्रमानुपाती, विस्थापन के अनुक्रमानुपाती। और ऑप्शन 4 है विस्थापन के वर्गमूल के, विस्थापन के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती, विस्थापन के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती। ये क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए अपन को ये क्वेश्चन लगाना है। तो नियत त्वरण की बात कर रहे हैं, तो नियत त्वरण की बात कर रहे हैं तो न्यूटन की गति के नियम अपन को लगाने हैं, क्योंकि न्यूटन की गति के समीकरण जो है दोस्तों वो नियत त्वरण के लिए ही वैलिड है। तो पहला समीकरण क्या है, v = u + at। बात किससे हो रही है, स्थिर अवस्था से हो रही है, तो v बराबर क्या हो गया दोस्तों at, यानी t बराबर क्या हो गया v/a। ठीक है, लेकिन इसमें समय की बात है और विस्थापन की बात है, तो विस्थापन कहाँ से निकालें, तो तीसरा समीकरण u² + 2as, स्थिर अवस्था के लिए 0 हो गए, तो v बराबर क्या हो गया √2as। तो यहाँ से t बराबर क्या हो गया दोस्तों 2as/a, और ये क्या हो जाएगा √2 और s/a अंडर द रूट। तो नीचे आधी घात बच जाएगी, तो ये समय के क्या है √s, यानी विस्थापन के वर्गमूल के क्या है अनुक्रमानुपाती। और दोस्तों त्वरण पूछे तो त्वरण के वर्गमूल के क्या है व्युत्क्रमानुपाती। समय है वो यहाँ ऑप्शन आ जाए, त्वरण के वर्गमूल के तो क्या है व्युत्क्रमानुपाती समय, ठीक है। और विस्थापन के क्या है दोस्तों वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती। ऑप्शन 4 इसका आंसर क्या हो गया, सही हो गया। नेक्स्ट देखिए, एक ये जो क्वेश्चन मैं 20वां जो क्वेश्चन बता रहा हूं ये तो केवल पढ़ने मात्र से ही हो जाएगा, और कई बच्चे ये सोचेंगे कि यार इतना सरल प्रश्न थोड़ी देगा अगला एग्जामिनर, और इतना सरल देके अपन अपना दिमाग लगा देते हैं उसमें, और अपना दिमाग लगाते ही क्वेश्चन गलत हो जाता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, एक वस्तु स्थिर अवस्था से, एक वस्तु स्थिर अवस्था से, एक वस्तु स्थिर अवस्था से, एक वस्तु स्थिर अवस्था से सीधी रेखा में, सीधी रेखा में, एक वस्तु स्थिर अवस्था से सीधी रेखा में गति करना प्रारंभ
सीधी रेखा में गति करना प्रारंभ करती है, गति करना प्रारंभ करती है। इसकी दिशा को एक बाह्य बल लगाकर इसकी गति को एक बाह्य बल लगाकर अवरोधित किया जाए, बाह्य बल लगाकर अवरोधित किया जाए तो दोस्तों ऑप्शन 1, वस्तु की दिशा निश्चित रूप से परिवर्तित होगी, वस्तु की दिशा निश्चित रूप से परिवर्तित होगी। ऑप्शन 2, वस्तु निश्चित रूप से धीमी हो जाएगी, वस्तु निश्चित रूप से धीमी हो जाएगी। ऑप्शन 3, वस्तु निश्चित रूप से समान दिशा में, वस्तु निश्चित रूप से समान दिशा, वस्तु निश्चित रूप से समान दिशा में एक समान चाल से गति करेगी, एक समान चाल से गति करेगी। और दोस्तों ऊपर वाला है नन, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन देखो, एक वस्तु स्थिरावस्था से सीधी रेखा में गति करना प्रारंभ करती है, सीधी रेखा में चल रही है वस्तु ऐसे, ठीक है। इसकी गति को एक बाह्य बल लगाकर अवरोधित किया जाता है, मतलब रोका जाता है। अब अपन को अगले ने ये नहीं कहा कि अपना दिमाग लगाओ, मान लो आप कह दो कि ऐसे बल लगा सकता है, ऐसे लगा सकता है, अगले ने कुछ कहा ही नहीं है। अगला बोल रहा है कि इसकी गति को, बाह्य गति को लगाकर इसको अवरोधित किया जाए, तो सामने से भी अगला लगा सकता है ना। तो चाहे बल सामने से लगाए चाहे पीछे से लगाए दोस्तों, अपन को क्या करना है, केवल टारगेट ये करना है, वस्तु निश्चित रूप से क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। गति, इसको गति के एक बाह्य बल लगाकर अवरोधित किया जाता है। अवरोधित का मतलब इसकी गति की स्थिति को अपोज किया जाता है दोस्तों, अपोज किया जाता है। तो ये बात निश्चित है कि वस्तु निश्चित रूप से क्या हो जाएगी, धीमी हो जाएगी। बाकी अपन को इसमें अपना दिमाग नहीं लगाना है, आपको भी नहीं लगाना है कि भाई आप अपना दिमाग इसमें लगा दो दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात और करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 बहुत सिंपल है। क्वेश्चन 21 है, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित वस्तु के लिए, क्वेश्चन नंबर 21, ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपित, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर प्रक्षेपित वस्तु के लिए, ऊर्ध्वाधर प्रक्षेपित वस्तु के लिए वेग समय ग्राफ होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेग समय ग्राफ होगा, वेग समय ग्राफ होगा। नंबर 1 परवलय, नंबर 2 दीर्घवृत्त, नंबर 3 है अति परवलय, और नंबर 4 है सरल रेखा। अब दोस्तों इसमें दो प्रकार से अपन की प्रक्षेपित कर सकते हैं। यदि वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकोगे तो वस्तु सीधी की सीधी नीचे जाएगी, तो सरल रेखा, ठीक है। इस हिसाब से तो आपने सरल रेखा मार दिया तुक्का। लेकिन अपन ने पढ़ा प्रोजेक्टाइल मोशन, वो भी तो ऊर्ध्वाधर दिशा में फेंकी गई है वस्तु। यहां से अपन ये देखें दोस्तों, तो ये समीकरण किसका है, ये मैं बात करूं तो ये मैं मान सकता हूं कि ये विस्थापन का और टी में ग्राफ है। विस्थापन अपन पढ़ते हैं y = x tan थीटा माइनस 1/2 gx² / u² cos² थीटा, यानी इसके विस्थापन की जो समीकरण है वो x² के क्या है दोस्तों, प्रोपोर्शनल है। विस्थापन है वो दूरी के क्या है, वर्ग के प्रोपोर्शनल है। ये विस्थापन है दोस्तों। अपन को क्या पूछा अगले ने, वेग समय ग्राफ पूछा है, यानी वेग इसका निकालें तो dy/, यानी एक बार इसका क्या करते हैं दोस्तों, अवकलन कर देंगे तो वेग आ जाएगा। अवकलन यदि करेंगे तो एक घात क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी, यानी x हो जाएगा। x हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, सरल रेखा।
एक घात कम होते ही एक्स स्क्वायर है तो परवलय, और एक घात कम होते ही तो क्या आ जाएगा, सरल रेखा आ जाएगा। एक क्वेश्चन और दोस्तों, आज का लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन आप मान सकते हो। क्वेश्चन है 22। क्वेश्चन 22 है, चित्र में अक्ष दिशा, चित्र में अक्ष दिशा के अनुदिश गति करते हुए, अक्ष दिशा के अनुदिश गति, अक्ष दिशा के अनुदिश गति करते हुए कण के लिए, अक्ष दिशा में के अनुदिश गति करते हुए कण के लिए समय के फलन के रूप में, समय के फलन के रूप में, समय के फलन के रूप में विस्थापन दर्शाया गया है, के रूप में विस्थापन दर्शाया, समय के फलन के रूप में विस्थापन दर्शाया गया है। तो किस क्षेत्र में कण का त्वरण शून्य है, तो किस क्षेत्र में कण का त्वरण शून्य है। ऐसे ग्राफ बनाया हुआ है दोस्तों, विस्थापन और समय है, और ग्राफ कैसा है, ऐसे है, फिर ए से सी तक ऐसे हैं, फिर सी से डी ऐसे हैं, और फिर ऐसे है। यह है ए बी सी डी और ई, ऐसे ग्राफ दोस्तों बनाया हुआ है। और फिर इसमें पूछा है, ऑप्शन है ए बी, ऑप्शन बी है बी सी, ऑप्शन सी है सी डी, ऑप्शन डी है डी ई, और सही विकल्प का चयन करें, सही विकल्प का चयन करें। तो दोस्तों पहला विकल्प है ए बी, ऑप्शन सेकंड है ए सी, ऑप्शन थर्ड है बी डी, और ऑप्शन फोर्थ है दोस्तों सी डी। यदि आपने मेरी जो क्लासें जो मैंने पढ़ाई हैं उनको ध्यान से लिया है, तो ये चीज़ें मैंने जब ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन आया था गतिशील वस्तु के लिए, तब मैंने बताया था, ये देखें लीनियर, इसमें है वेग बढ़ रहा है, लेकिन वेग बढ़ रहा है लाइन रेखा में है, लाइन रेखा में है तो ये टी के प्रोपोर्शनल है, टी के प्रोपोर्शनल अवकलन होते ही ये क्या हो जाएगा, नियत। क्या हो जाएगा, नियत हो जाए। नियत क्या भाई, वेग ये पोजीशन और उसमें है तो वेग क्या हो जाएगा, नियत, और नियत वेग का अपन अवकलन करेंगे तो शून्य। यानी एक तो ए बी में है, ए में वेग शून्य, एक देखो ये प्रवलय है तो यहाँ ये शून्य नहीं हो सकता, एक ये देखो इसकी ढाल है वो ऋणात्मक है लेकिन सीधी रेखा है, यानी एक यहाँ वेग नियत है, यानी यहाँ वेग नियत है तो यहाँ भी त्वरण क्या होगा दोस्तों, जीरो हो गया, यानी एक क्या हो गया, सी डी हो गया, बाकी कोई सेमी नहीं होगा। तो ऑप्शन क्या हो गया, ए और सी, ए और सी दोस्तों इसका आंसर हो गया। इस हिसाब से अपन को अपने न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगाने हैं दोस्तों, और कल भी मैं नेक्स्ट क्लास भी कुछ न्यूमेरिकल आप लोगों को मैं और करवा के 5 या 6 प्रोजेक्टाइल मोशन के न्यूमेरिकल एक आधा में और करवा के अपन थर्ड यूनिट स्टार्ट करेंगे दोस्तों। वेक्टर, स्केलर एंड वेक्टर, उनके एडिशन लॉ और मल्टीप्लिकेशन और डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की बात करेंगे दोस्तों, और आगे बढ़ेंगे। आप लोगों से मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को मैं जो पढ़ा रहा हूं समझ में आ रहा होगा। मैं और कोशिश करूंगा कि और अच्छा आप लोगों को मैं समझा सकूं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।